सभी विद्यार्थियों का एसवी चिल्ड्रन एकेडमी रावला मंडी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। कक्षा 10 विषय सामाजिक विज्ञान और चैप्टर चल रहा है तीसरा और इसके अंतिम पड़ाव में पहुंचे। किसान आंदोलन पढ़ेंगे। इस पाठ में बहुत कुछ हमने पढ़ा है, बहुत कुछ सीखा है और लगातार आप पढ़ रहे हो। इससे आपको हर चीज़ याद रहेगी। अगर आपने साथ साथ नहीं पढ़ा आपको कुछ याद नहीं रहेगा। तो पढ़ रहे हो। मराठा संघर्ष, मैसूर संघर्ष, सिखों के साथ संघर्ष, फिर 1857 की क्रांति, फिर कुछ क्रांतिकारी हमने पढ़े थे, वो सारा याद हो गया होगा आपको। याद हो गया ना। इसके बाद में गांधी जी के बारे में कुछ चंपारण, खेड़ार ये पढ़े थे हमने। तो याद रखना। अब बात करते हैं किसान आंदोलन। राजस्थान की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक संरचना सामंती रही है। यह संरचना त्रिस्तरीय थी जिसमें क्रमशः शासक, जागीरदार और कृषक वर्ग सम्मिलित थे। इन सभी के पारस्परिक अंतर संबंधों पर यह व्यवस्था टिकी थी। 19वीं शताब्दी के अंत तक यह संबंध सौहार्दपूर्ण यानी सहानुभूतिपूर्ण बने रहे, मगर इसके बाद राजस्थान का परिदृश्य बदलता आरंभ हो गया। इसका परिणाम यह हुआ कि राजस्थान के विभिन्न भागों को अनेक किसान आंदोलनों का सामना करना पड़ा। इन किसान आंदोलनों के प्रमुख कारण निम्नलिखित थे। नंबर 1, अंग्रेजों के प्रभाव में आकर शासकों ने अपनी प्रजा की ओर पर्याप्त ध्यान नहीं देना, क्योंकि जितने भी राजस्थान के शासक थे वो लगभग 90% अंग्रेजों के गुलाम हो गए थे, इसलिए उन्होंने प्रजा की ओर ध्यान देना ही छोड़ दिया। शासकों और जागीरदारों ने समय का अस्तित्व ही ब्रिटिश सत्ता पर आधारित समझ लिया, इसलिए शासकों की निर्भरता जागीरदारों पर और जागीरदारों की निर्भरता कृषकों पर समाप्त होती चली। यानी राजा थे और राजा के नीचे काम कौन करने लग गया? जागीरदार, जो सीधा संबंध किससे था? किसानों से था। तो अब क्या हुआ? राजा तो अंग्रेजों की गुलामी करने लग गया, अब जागीरदार रह गए, किसान रह गए। ये आपस में लड़ते थे। जागीरदार कुछ ज़्यादा कर लगा देता, कभी किसानों पर अत्याचार करते थे, तो ये मसला हो गया। राजस्व अधिक वसूलने के साथ साथ ही कृषकों से ली जाने वाली बेगार और लागों में भी अप्रत्याशित वृद्धि देखी गई। यानी कर तो लेते लेते थे राजस्व, इसके अलावा बेगार भी करवाते थे उनसे। कुछ राज्यों में तो इन लोगों की संख्या 300 से अधिक थी। इस काल में अन्य व्यवसायों से विस्थापित लोगों के कृषि पर निर्भर हो जाने के कारण कृषक मजदूरों की संख्या में वृद्धि हुई। कृषक मजदूरों की संख्या में वृद्धि होने के कारण जागीरदारों के रुख में अधिक कठोरता आ गई। कृषि उत्पादित मूल्यों में गिरावट व इजाफा दोनों स्थितियों कृषकों के लिए लाभकारी नहीं थी। जहां एक और कीमत में गिरावट के कारण कृषकों की बचत का मूल्य कम हो जाता था, वहीं कीमतें बढ़ने के कारण भी उसमें लाभ का भाग नहीं मिल पाता था, क्योंकि जागीरदार लगान जिन्स के रूप में लेता था। अंग्रेजी प्रशासनिक व्यवस्थाओं को अपनाने के फलस्वरूप सामंतों को कृषि के प्रति उदार व पैतृक नजरिया बदल गया। अब मुख्य रूप से किसान आंदोलन कौन कौन से वो पढ़ते हैं। सबसे पहले आता है बिजोलिया किसान आंदोलन भीलवाड़ा में। बिजोलिया किसान आंदोलन राजस्थान के अन्य किसान आंदोलन का अगुवा रहा। सबसे पहले राजस्थान में अगर आंदोलन हुआ तो बिजोलिया। यहाँ के किसानों में अधिकांश धाकड़ जाति के थे। बस याद रखना, धाकड़ थे तब तो इन्होंने शुरुआत की थी। 1894 में बिजोलिया के राव गोविंद दास की मृत्यु तक किसानों को जागीरदार के खिलाफ कोई विशेष शिकायत नहीं थी। 1894 में बने नए जागीरदार किशन सिंह ने किसानों के प्रति ठिकाने की नीति और जागीर प्रबंध में परिवर्तन किए। इसके समय में लगभग 84 प्रकार की लाग बागों के द्वारा किसानों से उनकी मेहनत की कमाई का 87% भाग जागीरदार ले लिया करती। यानी किसान जब 100 रुपये कमाता था तो 87 रुपये देखो जागीरदार, राजा और अंग्रेजों को देने पड़ते थे। ठीक है, जागीरदार को 87 रुपये। हिसाब लगाओ आप कि आप जाओ 100 रुपये कमाओ और 87 रुपये अगर आपको देना पड़े, कैसा लगे। आज तो हम 3 रुपये तक नहीं देते, यानी 13 रुपये खुद रखते थे, 87 देते थे। हिसाब लगाओ आज किसान क्या 13 रुपये भी नहीं दे सकता। और फिर भी सरकारें हमारी देखना ऋण माफ करती है ना बैंकों के, इसके बाद भी उनसे बेगार अलग करवाई जाती थी। 1897 में गिरधरपुरा नामक गांव में गंगाराम धाकड़ के पिता की मृत्यु के अवसर पर हजारों किसानों ने अपने कष्टों की खुलकर चर्चा की और मेवाड़ महाराणा को उनसे अवगत करवाया। महाराणा ने सुनवाई के बाद किसानों की लागत और बेगार संबंधी शिकायतों की जांच के लिए सहायक राजस्व अधिकारी हमीद हुसैन को नियुक्त किया। हमीद हुसैन ने ठिकाने के विरुद्ध महकमा खास में रिपोर्ट दी, किंतु उसका कोई परिणाम नहीं निकला। राज्य की तरफ से ठिकाने को मात्र 1-2 लागतें कम करने को कहा गया। इससे राव कृष्ण सिंह का हौसला क्या हो गया? बढ़ गया, क्योंकि जागीरदार किसका था? राजा का था। राजा किसका था? अंग्रेजों का था। सबकी मिली भगती थी तो हौसले बुलंद थे।
विभिन्न प्रकार के लागों व 1899 1900 में भयंकर दुर्भिक्ष छप्पनिया अकाल पड़ा। कौन सा? अब छप्पनिया अकाल क्यों कहते हैं आपको पता है? छप्पनिया अकाल इसलिए कहते हैं, क्यों कहते हैं? क्योंकि 1900 और विक्रम संवत चल रहे थे उस समय 1956, क्योंकि 1899 और 57 जोड़ते हैं तो 1956 बनती है ना। 1899 में 57 जोड़ते हैं विक्रम संवत, वो पढ़ा था हमने, शकों को पराजित करके विक्रम संवत चलाई गई थी, पढ़ा था ना। तो देखो उस समय विक्रम संवत चल रही थी 1956, इसलिए इसकी अकाल को क्या कहते हैं? क्योंकि उस समय तारीखें नहीं चलती थी, ये विक्रम संवत चलती थी, तो छप्पनिया अकाल इसलिए कहते हैं। बिजोलिया की स्थिति पहले से काफ़ी दयनीय थी, इसके बावजूद 1903 में राव कृष्ण सिंह ने किसानों पर चंवरी कर लगा दिया। अब ये चंवरी कर क्या होता है? एक नया कर लगा दिया। इसमें हर व्यक्ति को अपनी लड़की के विवाह के अवसर पर 5 रुपये ठिकाने के कोष में जमा करवाना पड़ते थे। उस समय 5 रुपये बहुत थे, 20 रुपये में सारी शादी हो जाया करती थी, ठीक है। तो 5 रुपये उनको ठिकाने में जमा करते, इसके विरोध हो गए। चंवरी कर बिजोलिया वासियों के लिए आर्थिक रूप से तो भार स्वरूप था ही, साथ ही साथ सामाजिक रूप से घोर अपमानजनक भी था। अभी एक तो लड़की की शादी करे रूप से 5 रुपये जमा करवाए। किसानों ने इसका मौन विरोध किया, 2 वर्ष तक अपनी कन्याओं का विवाह ही नहीं किया, यानी आंदोलन नहीं किया, लेकिन अपनी पुत्रियों का विवाह नहीं किया। लेकिन कितने एक दिन हो सकता था। किसानों के प्रतिरोध के आगे राव को चंवरी की लाग उठा देने, फसल में ठिकाने का हिस्सा 2/5 लेने, कुंता करने वाले अलंकारों के साथ 20 आमदनियों को न बुलाने की घोषणा करनी पड़ी। 1906 में बिजोलिया के नए स्वामी पृथ्वी सिंह ने न केवल पुरानी रियासतों को समाप्त कर दिया, बल्कि प्रजा पर तलवार बंधाई नामक नया कर लगा दिया। राव पृथ्वी सिंह के समय जब लूट और शोषण चरम सीमा पर पार कर गया तो 1913 ईस्वी में किसानों ने साधु सीताराम दास, फतेहकर्ण चारण और ब्रह्मदेव के नेतृत्व में जागीर क्षेत्र में हल चलाने से इनकार कर दिया। जागीर क्षेत्र की भूमि पड़त रहने के कारण किसानों को बड़ी हानि उठानी पड़ी। इसके बाद ठाकुर द्वारा दी जाने वाली शक्ति और अत्याचारों में वृद्धि हो गई। फतेहकर्ण चारण और ब्रह्मदेव आतंकित होकर बिजोलिया छोड़कर चले गए और साधु सीताराम दास को पुस्तकालय की नौकरी से अलग कर दिया। साधु सीताराम द्वारा आमंत्रित करने के बाद विजय सिंह पथिक ने आंदोलन का नेतृत्व संभाला। 1917 में हरियाली अमावस्या के दिन बेरीसाल गांव में ऊपरमाल पंच बोर्ड नामक एक संगठन स्थापित कर उसके तत्वाधान में आंदोलन का श्री गणेश कर दिया। यानी ऊपरमाल स्थान है बिजोलिया में और वहाँ पंच बना दिए। पंच का मतलब 5 लोगों की, यानी कोई भी मसला होगा ये 5 लोग काम करेंगे। तिलक ने किसानों की वीरता और संघर्ष से प्रभावित होकर न केवल अपने अंग्रेजी पत्र मराठा में बिजोलिया के बारे में एक संपादकीय लिखा, पितु मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह को भी पत्र लिखा कि मेवाड़ के राजवंश ने स्वतंत्रता के लिए बहुत बलिदान दिए हैं, आप सभी स्वतंत्रता के पुजारी हैं, अतः आपके राज्य में स्वतंत्रता के उपासकों को जेल में डालना कलंक की बात होगी। क्यों कहा? उसने कहा देखो ये मेवाड़ वही मेवाड़ है जहाँ महाराणा प्रताप, उदय सिंह, राणा सांगा जैसे शासक थे, वीर योद्धा थे, जिन्होंने अपनी मातृभूमि के लिए जान न्यौछावर कर दी और आप ऐसा कर रहे हो। बिजोलिया के किसानों को जागृत करने के लिए एक और माणिक्यलाल वर्मा द्वारा पंचेड़ा गीत गाया जा रहा था, वहीं दूसरी ओर प्रज्ञा चक्षु भंवरलाल स्वर्णकार भी अपनी कविताओं के माध्यम से गांव-गांव में अलख जगा रहे थे। पथिक ने भी बिजोलिया के आसपास के इलाकों के युवकों में देशभक्ति की भावना भरने के उद्देश्य से इस समय ऊपरमाल सेवा समिति नामक संगठन की स्थापना की और ऊपरमाल का डंका नाम से पंचायत का एक पत्र भी निकलवाया। आंदोलन को देश भर में चर्चित करने के लिए पथिक ने किसानों की तरफ से कानपुर से निकालने वाले समाचार पत्र प्रताप के संपादक गणेश शंकर विद्यार्थी को चांदी की राखी भेजी। यानी बिजोलिया किसान आंदोलन में नेतृत्व करने के लिए, और उनका अखबार था किसका? गणेश शंकर विद्यार्थी का। प्रताप भी आप इसे, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर का था, उसमें अगर छपती है कोई न्यूज तो पूरे देश में पता लगती थी। गणेश शंकर विद्यार्थी ने राखी स्वीकार करते हुए आंदोलन को समर्थन करने का आश्वासन दिया। प्रताप समाचार पत्र ने बिजोलिया किसान आंदोलन को राष्ट्रीय पहचान दिलाई। याद रखना, आंदोलन प्रेमचंद के उपन्यास रंगभूमि में मेवाड़ के जन आंदोलन का जो चित्रण किया गया वह बिजोलिया किसान आंदोलन का ही प्रतिबिंब। ध्यान रखना, रंगभूमि किसका उपन्यास है? मुंशी प्रेमचंद, जानते हो ना, गबन गोदान और ये सारी मुंशी प्रेमचंद की है। उदयपुर राज्य सरकार ने अप्रैल 1919 ईस्वी में बिजोलिया के किसानों की शिकायतों की सुनवाई करने के लिए मांडलगढ़ हाकिम बिंदुलाल भट्टाचार्य की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया। आयोग ने किसानों के पक्ष में अनेक सिफारिशें की, किंतु मेवाड़ सरकार द्वारा इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया।
जाने के कारण आंदोलन पूर्ववत जारी रहा, यानी वैसे था वैसे ही चलता रहा। भारत सरकार के विदेश विभाग के अधिकारियों का मत था कि बिजोलिया किसान पंचायत के साथ शीघ्र समझौता किया जाना आवश्यक है, अन्यथा संपूर्ण राजपुताने में किसान आंदोलन उग्र हो सकता है। ऐसी स्थिति में बिजोलिया आंदोलन को तुरंत शांत करने के उद्देश्य से राजस्थान के एजीजी रॉबर्ट हॉलैंड की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया। फरवरी 1922 में रॉबर्ट हॉलैंड ने किसानों से बात कर 35 लागतों को माफ कर दिया, यानी 84 प्रकार की लागतें थी, उसमें से 35 को माफ कर दिया। दुर्भाग्य से ठिकाने की कुटिलता के कारण यह समझौता स्थायी नहीं हुआ, वापिस कर लगा दी। 1927 में नए बंदोबस्त के विरोध में किसानों ने ठिकानों पर दबाव बनाने के लिए विजय सिंह पथिक के परामर्श के बाद लगान की ऊंची दरों के विरोध में अपनी माल भूमि छोड़ दी, मगर किसानों की धारणा के विपरीत ठिकाने द्वारा भूमि की नीलामी किए जाने पर भूमि को लेने वाले नए किसान मिल गए। किसानों द्वारा भूमि छोड़ने के फैसले के लिए पथिक को उत्तरदायी रहे। ये विजय सिंह पथिक है, जानते हो आप, जिसके बाद उन्होंने अपने आप को इस आंदोलन से अलग कर लिया। इसके बाद किसानों ने अपनी भूमि को वापस प्राप्त करने के लिए आंदोलन जारी रखा, जो 1941 तक चलता रहा, यानी 1897 में शुरू हुआ था और 1941 तक चला था। पहले चरण में साधु सीताराम दास ने नेतृत्व किया, दूसरे में विजय सिंह पथिक ने और तीसरे में 1927 में माणिक्यलाल वर्मा ने। और क्या क्या बात है ये देखो, कृष्ण सिंह आया था, कृष्ण सिंह ने कौन सा कर लगा दिया? चंवरी कर। पृथ्वी सिंह आया, उसने तलवार बंदाई कर लगा दिया। फिर हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा विजय सिंह पथिक ने 1917 में उपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की थी। फिर हमने लोकमान्य तिलक का मराठा अखबार था, प्रताप का ये गणेश शंकर विद्यार्थी का प्रताप अखबार था, जिसमें राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई। फिर और हमने क्या पढ़ा था? और उसके अलावा मैंने पढ़ी थी अध्यक्षता में ये 1919 में बिजोलिया के किसानों की शिकायत के लिए बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग बना, लेकिन 35 लागतें माफ कर दी, लेकिन दोबारा वापस इसे चला दिया गया। ये तो था, और ये समाप्त कब हुआ? 1941 में समाप्त हो गया। अब आता है सीकर किसान आंदोलन। किसान आंदोलन का प्रारंभ सीकर ठिकाने के नए राव राजा कल्याण सिंह द्वारा 25 से 50% तक भू राजस्व वर्दी करने से हुआ। 1922 ईस्वी में उसने पूर्व राव राजा के दाह संस्कार और समय के गदीन सीनी समरह पर अधिक खर्च का बहाना बनाकर इस वायदे पर लगान वर्दी की कि अगले वर्ष लगान में रियायत दे दी जाएगी। यानी क्या हुआ कि जब ये शासक नया बना ना कल्याण सिंह द्वारा, तो इसमें क्या हुआ कि पहले जो राजा की मृत्यु हुई, दाह संस्कार वगैरह मृत्यु भोज करते थे, बहुत सारा खर्च करते थे, वो सारा खर्च लोगों पे आता था। और जब खुद गद्दी पर बैठा तो उसने बड़ा उत्सव किया, उत्सव का खर्चा भी किसके? जनता पर डाल दिया, और कहा कि अब की बार आप मुझे खूब कर दे दो, अगली साल मैं आपको रियायत दे दूंगा। किंतु 1923 में राव राजा रियायत देने संबंधी अपने पुराने वायदे से मुकर गया। ठीक है, पहले लोकतंत्र तो था नहीं कि लोग बोल सकते हैं। राजस्थान सेवा संघ के मंत्री रामनारायण चौधरी के नेतृत्व में किसानों ने इसके विरुद्ध आवाज उठाई। लंदन से प्रकाशित होने वाले डेली हेराल्ड, जैसे अपने पत्रिका वगैरह होती है ना, वैसे लंदन से एक अखबार प्रकाशित होता था, डेली हेराल्ड नामक समाचार पत्र में किसानों के समर्थन में लेख छपे, और 1925 में ब्रिटिश संसद के निचले सदन हाउस ऑफ कॉमन्स में लिचेस्टर यानी पश्चिम से लेबर सदस्य सर पैट्रिक लॉरेंस ने किसानों के समर्थन में आवाज उठाई। 1931 में राजस्थान जाट क्षेत्रीय सभा की स्थापना के बाद किसान आंदोलन को नई ऊर्जा मिली। किसानों को धार्मिक आधार पर संगठित करने के लिए ठाकुर देशराज ने पथेना में एक सभा कर जाट प्रजापति महायज्ञ करने का लक्ष्य किया। यानी महायज्ञ करने का मतलब सारे जाट जितने भी लोग इकट्ठे हो जाएं। बसंत पंचमी 20 जनवरी 1934 को सिक्कर में यज्ञाचार्य पंडित खेमराज शर्मा की देखरेख में यह यज्ञ प्रारंभ हुआ। यज्ञ की समाप्ति के बाद किसान यज्ञपति कुंवर हुक्म सिंह को हाथी पर बैठाकर जुलूस निकालना चाहते थे। वहाँ का कुंवर था हुक्म सिंह, राजा का जो पुत्र होता था उसको कुंवर कहते थे। किंतु राव राजा कल्याण सिंह और ठिकाने के जागीरदार इसके विरुद्ध थे। इसका कारण यह था कि ठिकाने का शासक और जागीरदार किसानों को सामाजिक प्रतिष्ठा की दृष्टि से ही अपने से हीन मानते थे और हाथी पर सवार होकर निकाले जाने वाले जुलूस को अपना विशेषाधिकार मानते थे। इस कारण सिक्कर ठिकाने ने यज्ञ की पहली रात हाथी को चुरा लिया। हाथी चुराने की घटना ने वहां उपस्थित लोगों में रोष पैदा करने का कार्य किया। माहौल तनावपूर्ण हो गया।
प्रसिद्ध किसान नेता छोटू राम ने जयपुर महाराजा को तार द्वारा सूचित किया। तार चलता था पहले, तार का मतलब वो तार नहीं है बिजली वाला तार, पत्थर लिखा जाता था, पत्थर की तरह टेलीग्राम होता था ना, टेलीग्राम नाम सुना है? पहले पत्थर होते थे, शायद अब तो सारे भूल गए आप, क्योंकि इंटरनेट का जमाना आ गया, अब टेलीग्राम व्हाट्सअप फेसबुक बन गए। पहले हाथ से डाक में भेजे जाते थे तार, वो बंद हो गए अब। सूचित किया कि भी एक भी किसान को कुछ हो गया तो अन्य स्थानों पर भारी नुकसान होगा और जयपुर राज्य को गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। अंततः किसानों की जिद के आगे सिक्कर ठिकाने को झुकना पड़ा और समय ठिकाने के जुलूस के लिए सजा सजाया हाथी प्रदान किया गया। 7 दिन तक चलने वाले इस यज्ञ कार्यक्रम में स्थानीय लोगों सहित उत्तर प्रदेश, पंजाब, लुहारू, पटियाला, हिसार जैसे स्थानों से लगभग 3 लाख लोग उपस्थित हुए। 20वीं शताब्दी में राजपुताना में होने वाला ये सबसे बड़ा यज्ञ था। सिक्कर किसान आंदोलन में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही। सियोट के ठाकुर मान सिंह द्वारा सोतिया का बास नामक गांव में किसान महिलाओं के साथ किए गए दुर्व्यवहार के विरोध में 25 अप्रैल 1934 को कटराथल नामक स्थान पर श्रीमती किशोरी देवी की अध्यक्षता में एक विशाल महिला सम्मेलन का आयोजन किया गया। सिक्कर ठिकाने ने उक्त सम्मेलन को रोकने के लिए धारा 144 लगा दी। धारा 144 क्या होती है? भी एक साथ यानी 5 से 10 लोग एक साथ इकट्ठे नहीं हो सकते, वो धारा 144 थी। इसके बावजूद कानून तोड़कर महिलाओं का ये सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन में बड़ी संख्या में महिलाओं ने भाग लिया, जैसे श्रीमती दुर्गा देवी शर्मा, श्रीमती फूला देवी, श्रीमती रमा देवी जोशी, श्रीमती उत्तमा देवी आदि प्रमुख थी। 25 अप्रैल 1935 को जब राजस्व अधिकारियों का दल लगान वसूल करने के लिए कुंदन गांव पहुंचा, सिक्कर में है ये, यानी राजस्व लेने के लिए, कर लेने के लिए, तो एक वृद्ध महिला दापी दादी द्वारा उत्साहित किए जाने पर किसानों ने संगठित होकर लगान देने से इनकार कर दिया। पुलिस द्वारा किसानों के विरोध का दमन करने के लिए गोलियां चलाई गई, जिसमें 4 किसान चेतराम, टिक्कूराम, तुलछाराम और आसाराम शहीद हो गए और 175 को गिरफ्तार किया गया। इस विभत्सक हत्याकांड के बाद सिक्कर किसान आंदोलन की गूंज एक बार फिर ब्रिटिश संसद में सुनाई दी, यानी ये ब्रिटिश संसद में भी इसकी आलोचना हुई। 1935 ईस्वी तक के अंत तक किसानों की अधिकांश मांगें स्वीकार कर ली गई। आंदोलन का नेतृत्व करने वाले प्रमुख नेताओं में सरदार हरलाल सिंह, नेतराम सिंह, गोरीर, पन्ने सिंह, बाटला नाऊ, हरू सिंह पलथाना, गुरु सिंह कटरा थल, ईश्वर सिंह भेरूराम, लेखराम कसवाली आदि शामिल थे। एक किसान आंदोलन होता है, किसान आंदोलन चित्तौड़गढ़ का बेंगू। बिजोलिया किसान आंदोलन से प्रेरित होकर बेंगू ठिकाने के कृषकों ने 1921 में आंदोलन प्रारंभ कर दिया, क्योंकि वहाँ के लोग भी लगान व लागबाग के अत्याचारों से पीड़ित थे। लागबाग होता है कृषि से अलग जो कर होते हैं ना, वो। बेंगू ठिकाने के किसान भी बिजोलिया की तरह ही अधिकांशतः धाकड़ जाति के थे। यहाँ भी कौन सी जाति थी? धाकड़। वे विभिन्न लागतों, बेगार लगान की ऊंची दरों और ठिकानों के अत्याचारों की चक्की में पिस रहे थे। राजस्थान सेवा संघ के सदस्यों विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी और माणिक्य लाल वर्मा के सतत प्रयासों से बेंगू के किसानों में जागृति का संचार हुआ। 1921 में नाल, ये भीलवाड़ा में है, भेरूकुंड पर एक एकत्रित होकर बेंगू के पट्टे के किसानों की सभा हुई। बिजोलिया आंदोलन की उग्रता से प्रभावित बेंगू के किसानों ने पथिक से मिलकर लागबाग, बेगार और ऊंचे लगान के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व करने की प्रार्थना की। पथिक ने इस आंदोलन का भार राजस्थान सेवा संघ के मंत्री रामनारायण चौधरी पर, यानी इसका नेतृत्व, बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? रामनारायण चौधरी ने। 2 वर्ष के संघर्ष के बाद बेंगू ठाकुर रावत अनूप सिंह को झुकना पड़ा, क्योंकि पहले आप दोनों चीज ध्यान रखना, जागीरदार और ठिकानेदार ठाकुर एक ही बात होती थी, ठीक है। उसने किसानों की मांग को स्वीकार करते हुए एक समझौता कर लिया, परंतु मेवाड़ सरकार और रेजिडेंट को यह बात नहीं भाई। क्यों समझौता किया? उन्होंने राजस्थान सेवा संघ और रावल अनूप सिंह के बीच हुए समझौते को बोल्शेविक फैसले की संज्ञा दी और अनूप सिंह को उदयपुर में नजरबंद कर ठिकाने पर मुंसरमात बिठा दी। मुंसरमात यानी अंग्रेजों का प्रशासनिक अधिकारी। ठिकाने ने किसानों की शिकायतों के समाधान के लिए मेवाड़ के बंदोबस्त आयुक्त ट्रेंच के नेतृत्व में एक आयोग नियुक्त किया। बेंगू के किसान ट्रेंच के निर्णय पर विचार करने के लिए गोविंदपुरा में एकत्रित हुए। यहाँ 5 माह से लगभग 600 किसान पंच डटे हुए थे। ट्रेंच व लाला अमृतलाल ने गोविंदपुरा पहुंचकर एकत्रित किसानों को आयोग द्वारा दिए गए निर्णय को स्वीकार करने और तितर बितर हो जाने का आदेश दिया। पहले सीधे धमकी देते थे, नहीं तो गोलियां चला देते, किंतु किसान क्या करें, डटे रहे।
13 जुलाई 1923 को किसानों पर गोलियां चलाई गई, जिसमें रूपा जी और करपा जी धाकड़ नामक 2 किसान शहीद हो गए। कौन कौन से? रूपा जी और करपा जी। महिलाओं को अपमानित किया गया और 500 से ज़्यादा किसानों को गिरफ्तार कर लिया। राज्य के अत्याचारों से किसानों का मनोबल गिरता देख पथिक ने गुप्त रूप से बेंगू पहुंचकर समय किसान आंदोलन का नेतृत्व संभाल लिया। मेवाड़ सरकार द्वारा उन्हें 10 सितंबर 1923 को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया, जिसके बाद आंदोलन धीरे धीरे समाप्त हो गया। 2 आंदोलन पढ़ लिए। कल पढ़ेंगे बर्ड और नीमू चना किसान। ये राजस्थान के हैं, सारे अंग्रेजों के विरुद्ध हुए थे, किसान विरोधी थे क्योंकि बहुत सारा कर लेते थे। आपको बता दिया 100 में से 87 रुपये, और उसके बाद में अलग से बेगार अलग से करवाते थे, घर का काम खेत का काम अलग से फिर करवाते थे। तो काफ़ी मुश्किल स्थिति गुजर रही थी, तो किसानों को मजबूरन होकर यहाँ क्या करना पड़ा? आंदोलन। तो ये 2 आंदोलन पढ़ लिए, तब तक आप इसको पढ़ते रहना। मैं जो बता रहा हूँ आपको, साथ साथ चीज़ें पढ़ोगे तो आपको याद रहेगी। अगर आपने नहीं पढ़ी तो भूल जाओगे। भूलने का मतलब फिर नंबर नहीं बनेंगे। इसलिए तो सामाजिक में नंबर नहीं बनते, क्योंकि सीरियस नहीं लेते। हमें सीरियस लेना है इस मैटर को, और जो पढ़ा दिया एकदम बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आए। बिजोलिया किसान आंदोलन, तो क्या करोगे? बिजोलिया किसान आंदोलन की शुरुआत 1897 से हुई थी, साधु सीताराम दास के द्वारा की गई। पहले लिखोगे बिजोलिया भीलवाड़ा के अंदर है। और 1894 में जब गोविंद दास की मृत्यु हो गई, उसके बाद में कृष्ण सिंह आया, उसने चंवरी कर लगा दिया 1903 में। फिर पृथ्वी सिंह आया, उसने और कर लगा दिए, जैसे उत्तराधिकारी कर लगा दिए। साधु सीताराम दास ने इसका नेतृत्व किया। धाकड़ जाति के लोग थे, लागबाग के विरुद्ध ये आंदोलन हुआ। फिर 1916 में विजय सिंह पथिक आए और 1917 में उन्होंने ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की। फिर 1922 में बिंदुलाल भट्टाचार्य, 1919 में बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग बना, और 1922 में समझौता हुआ और 35 प्रकार के कर हटा दिए, लेकिन जल्दी ये समझौता टूट गया। फिर 1927 में माणिक्यलाल वर्मा ने नेतृत्व संभाला तीसरे चरण का, और पंचछेड़ा गीत भी गाया था, और 1941 में जाके ये समाप्त हो जाता है। 1941 में धारा 144, और ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। फिर बेंगू किसान आंदोलन चित्तौड़गढ़ में 1921 में मैनाल से शुरू हुआ था। इसमें ट्रेंच आयोग के द्वारा गोलियां चलाई गई, जिसमें रूपा जी और करपा जी गोविंदपुरा में मारे जाते हैं। एक ट्रेंच आयोग का गठन होता है। फिर कल पढ़ेंगे बर्ड किसान आंदोलन बूंदी में हुआ था।